फिरोज सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इससे पहले कि बाजार के डायरेक्शन पर आपसे राय लूं और क्या कुछ लग रहा है, जरा एक बार युद्ध के डायरेक्शन पर ही राय ले लूं, क्योंकि आजकल हम बाजार से ज़्यादा युद्ध का एनालिसिस कर रहे हैं। बताएं सर, किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि पिछले एक दो दिनों में बुधवार बाजार बंद हुए तब से लेकर आज सुबह तक ट्रंप के, ईरान के, सबके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। इन सबका क्या मतलब निकाला जाए, आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार अनिल सर, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। मैं ये देख रहा हूँ कि जो जैसे आपने जो जो ट्रम्प नरम बाजार गरम, ये बहुत एक्चुअल एप्ट सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है इन अ वेरी ह्यूमरस फैशन, एंड राइटली सो। क्या हो रहा है कि एक प्रेसिडेंट जैसे ट्रम्प साहब हैं, उनको अप्रूवल रेटिंग्स से बहुत पॉजिटिव हैं वो। हमेशा जब वॉर होती है तो आपने देखा है कि कई सालों की युद्धों में यूएस प्रेसिडेंट्स की अप्रूवल रेटिंग्स काफी बड़ी हैं। बुश की ले लीजिए, गल्फ वॉर के टाइम पे सीनियर बुश की ले लीजिए। तो आप कोई भी सिचुएशन में वॉर के टाइम पे प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग्स बढ़ती हैं। इस बार घटी हैं, 42 पे आ गई है। तो जाहिर सी बात है, ट्रम्प इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये जो निकलना चाहते हैं वॉर से, उनको एग्जिट मिल नहीं रहा। बट एग्जिट करने की जो चाह है, जो चेष्टा है, वो क्लियरली दिखाई दे रही है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट पॉजिटिव। उधर इसराइल भी अपनी इलेक्शंस को वापस डेफर करने की सोच रहा है, जो एडवांस करने की सोच रहे थे, क्योंकि ये दो कंट्रीज में उनको पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है। ईरान में इतना मैटर नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए आप देख रहे हैं, लास्ट टाइम मैं आपके चैनल पे था, अनिल सर, आप ही के शो पे 16 को था। वहां निफ्टी जब खत्म हुई थी तो 22,950 पे खत्म हुई थी। आज हम इतना सारा भारी भरकम न्यूज आई गई, सब होने के बाद भी आज वहीं के लेवल पे हैं। Actually, numerically, we have not fallen for the last 2 weeks, practically, Monday to Friday of this week. So, मेरा ये मानना है कि महीने दिन में डी एस्केलेशन तो निश्चित है। ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब भी माइंड गेम खेल रहे हैं ईरान के साथ, बिकॉज वो सॉफ्ट दिख नहीं सकते। तो उनकी भी मजबूरी है। वापस एस्केलेट करने की बात करते हैं, बिकॉज ट्रम्प को टेबल पे, ईरान को ट्रम्प साहब को ईरान को टेबल पे भी तो लाना है, और ही कांट लुक सॉफ्ट। सो आई थिंक दैट्स वेयर द डायरेक्शन इज। बट ऑयल की रिएक्शंस भी काफी स्मूथ हो गई हैं। ऑफ कोर्स 3-4% का इजाफा हो रहा है, गिर रही है, बट ऑयल वाज far more volatile for the first 2 weeks of the war than it has been for these 2 weeks from 16th of March. ओके, बिल्कुल ये बात सही है कि बाजार हफ्ते भर से अब गिरना बंद कर रहे हैं। नेट नेट लगभग उसी लेवल के आसपास है जहाँ से पहुंचे थे। बाजार का थोड़ा रिएक्शन अभी इन सारी खबरों पर कम होता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब लग रहा है कि शायद युद्ध और उतना तेजी से ना बढ़े, भले ईरान उतना आ नहीं रहा है समर्थन में सीज फायर के, फिर भी कच्चा तेल क्यों नहीं गिर रहा सर? कच्चा तेल वही $100 के आसपास, इससे क्या मतलब निकालें? अनिल सर, अगर आप देख रहे हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल गिर नहीं रहा है। बट जो पीक टच किया था, वो 120 से, अगर हम 20%, ऑलमोस्ट अबाउट 18% फ्रॉम द पीक नीचे हैं। ऑफ कोर्स 90 भी गए थे मोमेंटरीली। सो आई थिंक ये 103 104, जब तक कि खतरा नहीं टलता, आई डोंट थिंक कमिंग बैक टू 85s एंड 80s वो होने की संभावना है। तो जो अनसर्टेनिटी है, शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी है, वो सबसे ज्यादा हाई बीटा वेरिएबल हमारा वॉर के टाइम पे ऑयल ही है। उसको काम करना विल बी द लास्ट टू गेट काम, जब बहुत सारा सर्टेनिटी आ जाती है। सो आई एम नॉट टू वरिड। ऑफ कोर्स उधर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है फॉर फ्रेंडली नेशंस, वो कम होता दिख रहा है। बट आप सही फरमा रहे हैं, कच्चा तेल हैज बीन फार मोर स्टबर्न देन इट शुड बी। बिल्कुल। कच्चा तेल, ये बात तो सही कि पीक से देखेंगे तो 18% के आसपास तो नीचे ही है। 119.50 यानी $120 के आसपास हाई बनाया भी था। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग दिख रही है, फाइनली कल के सेशन में एफ की बिकवाली थोड़ी कम हुई है। पहली बार वॉर शुरू होने के बाद या इस महीने का सबसे छोटा फिगर आया 1800 करोड़ का। इसका क्या मतलब निकालें सर? नहीं सर, बिफोर वी गो टू एफआईआई सेल, आप ये भी देखिए कि अप्रैल से मई के जो फ्यूचर्स हैं हाँ। ऑयल के, हाँ। उसकी प्रीमियम कम हुई है। जब पीक पे गया था तो प्रीमियम ऑलमोस्ट 3% पे गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल से मई के फ्यूचर्स की जो प्रीमियम थी। तो ऑफ कोर्स जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं ऑयल पे, कच्चे तेल पे, उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है कि लॉन्ग टर्म 2-3 महीने तक एलिवेटेड नहीं रह सकता। दैट्स वन। कमिंग टू जो आपने कहा कि एफआई की सेल नंबर सबसे कम आई,
ज़ाहिर सी बात है 1800 करोड़ सेल है, बट काफ़ी सुकून है, 10,000 करोड़ भी बेच चुके हैं वो लोग इस महीने। एंड अगर उसको मैं दूसरी तरह से बैलेंस को, काउंटर बैलेंस को थोड़ा मेजर करूँ, तो स्मॉल कैप फंड्स में ऑफ कोर्स मार्च का स्मॉल कैप का एम्फी का डेटा नहीं आया है। मेरा ये आकलन है कि 24 मार्च तक, 1 मार्च से 24 मार्च तक 4450, व्हिच इज़ 4450 करोड़ स्मॉल कैप फंड में आया है। 16 मार्च से जब से आपके शो में था, अगर मैं पढ़ूं, 141 करोड़, 437 करोड़, 159 करोड़, 131, 90, 420 एंड 220, 216, ये स्मॉल कैप के इनफ्लोज हैं स्मॉल कैप फंड्स के, इंडियन म्यूचुअल फंड्स के, अप्रोक्सीमेटली गिव और टेक 2-3% टॉलरेंस। तो सेल कम हुई है। इंडिया अभी भी स्मॉल कैप खरीद रहा है। दूसरे युद्धों में ऐसा नहीं हुआ है। यूक्रेन की वॉर में स्मॉल कैप के कॉन्टिन्यूसली 10 डेज की आउटफ्लो आई थी, बट इधर मैंने आपको 10 डेज का पॉजिटिव गिनाया, 9 डेज का, फ्रॉम 16 टू 24। तो एफआई की सेल कम हुई है। डोमेस्टिक की परचेज इतनी कम नहीं होगी। स्मॉल कैप का आंकड़ा 4,500 करोड़ इज हाईएस्ट। अगर ये नंबर रह जाता है अगले 2-3 दिन तक, इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट इनफ्लोज ओवर द लास्ट 6 मंथ्स इन स्मॉल कैप्स। की बात है, स्मॉल कैप्स में अब पैसा आने लगा है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो लगभग लगभग एक बार तो पीक से 28% तक नीचे हो चुका था, अब 20% के आसपास नीचे अब भी है। वैसे सबसे गिरा हुआ इंडेक्स अभी भी वहाँ पर, तो शायद वैल्यू ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या बाजार में वो वैल्यू आ चुकी है? फिरोज सर, 23,000 के आसपास की पैसा लगाया जाए नया? नहीं सर, अगर जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर 5, 7, 8% की गिरावट सहन करने की शक्ति हो, जो कि होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से, एक अगर अगर फ्रेश पैसा लगाना हो तो। ऑफ कोर्स पुराने पैसे पे ऑलरेडी 10% के मार्क टू मार्केट नीचे बैठे हैं। मेरे हिसाब से 5-7% से ज्यादा की गिरावट आप अफसोस करें उसके पहले रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप 2-3 दिन हॉलिडे कर लेंगे तो फिर मार्केट ऑलरेडी रिकवर कर चुकी होगी। तो 5-7% संभाल सके, क्यों वैल्यू जोन में है, ऐसा मैंने नहीं देखा कि एचडीएफसी बैंक की प्राइस टू बुक एसबीआई बैंक से कम हो। ओके, 1.6, 1.65 पे एचडीएफ, दो आपके टॉप स्टॉक्स हैं, वो इतनी कम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो टॉप 10 स्टॉक्स में वैल्यू तो है। हिस्टोरिकल प्री 3 साल की पी ले लें, 5 साल की पी ले लें, उससे ऑलमोस्ट टॉप 10 स्टॉक्स 15% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। आईटी के 2 स्टॉक हैं, 4 बैंकें हैं। Of course, ICICI Bank is on not so undervalued currently if relative to its own historical. So top 10 में value तो दिखती है, which is almost 60% of Nifty one. और अगर आप एक लो वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट यूज करें ना अनिल सर, देखिए आप अगर एक दो स्टॉक लेके उस पे अगर खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वॉर कंटिन्यू होती है तो एक स्टॉक 5-7% तो आराम से गिर जाता है 2 दिनों में। यूज अ म्यूचुअल फंड व्हेन इट इज वेरी वॉलेटाइल, एंड ये होल डिवर्सिफाई करो, हर जगह डिवर्सिफाई करो, आप सुरक्षित रहेंगे। वो थियरी भी इस बार प्ले आउट नहीं की है। गोल्ड ट्रबल में है, डेट में क्रेडिट फंड्स को प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबली तो आ ही रही है, इक्विटी भी ट्रबल में है। सो एक और इन्वेस्टर का जो गोल्डन रूल था डिवर्सिफिकेशन का, दैट इज नॉट प्लेड आउट इन दिस वॉर। जस्ट हाईलाइटिंग वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा लगा सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं, लेकिन अगर थोड़ा नीचे जाए तो फिर डरे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अच्छा सर, ये बताएं, पैसा कहाँ लगाना है? अनिल सर, उसका आंसर आपके पास ज्यादा होता है, बट फिर भी छोटा मुंह बड़ी बात, एज ऑलवेज आई विल से दिस विद अ डिस्क्लेमर। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप्स में बिल्कुल पैसा लगाएं। अंडर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप की इतनी नहीं है, उसका मतलब आपकी निफ्टी और ज्यादा नहीं गिर सकती। अगर आज निफ्टी ऑलमोस्ट 1.4-1.5% नीचे है, तो मिड कैप स्मॉल कैप 1.7% नीचे है। इसका मतलब निफ्टी में गिरावट कम है। तो स्मॉल कैप में भी पैसा लगाएं, मिड कैप में भी लगाएं। एटलीस्ट 60% म्यूचुअल फंड के माध्यम से लार्ज कैप में लगाएं, बाकी 20-20 आप स्मॉल कैप में और मिड कैप में लगा सकते हैं। यहां से लेके यू कैन मार्क मी ऑन दिस वन, 3 साल बाद निफ्टी की कंपाउंड रिटर्न 11% आने की संभावना 95% के ऊपर है। 11% से ज़्यादा का कंपाउंडिंग रिटर्न निफ्टी में अगले 3 साल में आने की चांसेस 95%, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़, ये तो हमने आपसे बार बार पैसा कहाँ लगाएं कहाँ लगाएं, जिन लोगों के पास पैसा है, इच्छा है, हिम्मत है, वो लगा सकते हैं। अब जो पहले से फंसे हुए हैं, जिन्होंने लिया हुआ है, उनके नीचे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कुछ चर्निंग वर्निंग करें, रीशफलिंग करें, कुछ जो पुराना पड़ा है उसे बेच के चेंज कर लें, क्योंकि नया लगाने की ताकत तो है नहीं और पुराना बेचने में बड़ा डर लगता है। अब क्या करें, नुकसान में कौन बेचेगा?
जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वो क्या करें? मीन्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी कई किस्म के हो सकते हैं। हुँ, अगर आपकी डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हुँ, पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, तो छेड़े ना। अगर आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टोरियल बेट्स लिए थे जिसकी स्थिति अलग हो गई है, या फिर आपने स्टॉक कंसंट्रेशन, अगर आपके पास 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है और टॉप 5 में ऑलमोस्ट 60-70% है, तो ये सब स्ट्रक्चरली देयर आर सम बुनियादी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तो वो आपको रिवैल्यूएट करना। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड का माध्यम है, थोड़े लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, मिड कैप में और स्मॉल कैप में मिला के 35-40% से ज्यादा नहीं है, 60% लार्ज कैप में है, तो प्लीज सेल थ्रू दिस volatility. If you see huge concentration and direct equity concentration especially, तो उस पोर्टफोलियो को वापस आपको अनिल सर की सलाह या उनके एक्सपर्ट्स की सलाह के हिसाब से करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब रहा वही सवाल जी, पोर्टफोलियो का अनिल साहब, पोर्टफोलियो में आज भी अगर किसी को बहुत डर लगता है और बहुत पैसा लगाया हुआ है, तो एक डेरिवेटिव स्ट्रेटजी रेकमेंड कर देता हूँ, विच कैन हेज वंस पोर्टफोलियो। ये अगर आप रोल ओवर करते हैं, आपको अगर बहुत डर लगता है कि यार वापस कोई खबर आ गई, वापस 5% मार्केट ना गिर जाए, जैसे 22,500 जाके आइए, तो ये रणनीति मैंने बैक टेस्ट की हुई है। अगर आपने हर वीक, अगले, जब तक कि ये स्थिति चेंज नहीं हो जाती, 5-7% नीचे अगले वीक का एक कॉल बेचा उसी स्ट्राइक का, और इस वीक के 3 खरीद लिए, तो आपकी पोर्टफोलियो में हेज हो जाती है इफ देयर इज अ कैटास्ट्रोफिक फॉल, और इसको रोल ओवर करते जाएं। जैसे 21,500 की आपने 7 अप्रैल की बेची और 30th की 3 क्वांटिटी खरीदी, तो अगर गैप डाउन होती है तो इसमें आपको हेज की संभावना मिलती है। ऑफ कोर्स दिस इज अ लिटिल ऑफ बीट रिकमेंडेशन, ये बैक टेस्ट की हुई है, इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, अगर नहीं, बहुत डर लग रहा हो, नहीं, नहीं, फिरोज सर, एक सेकंड, एक सेकंड, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम बताई मेरे को, एक बार फिर से आपको आपसे ढंग से समझिए। अभी 23,000 की निफ्टी चल रही है, ठीक है, राउंड फिगर में मान लीजिए, लगभग उसी के आसपास 23,020 पर। अभी आप ये कह रहे हैं कि बड़ी कोई कभी गैप डाउन ओपनिंग वगैरह हो, उसका जो डर है, उसके लिए इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, राइट सर? करेक्ट। एक बार समझाइए, जैसे 23,000 की निफ्टी पर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं? आपको 5-7% नीचे लेना है। ओके, आप पांच सात समझिए, परसेंट 1500 लेट्स पॉइंट, से 1500 पॉइंट मान लीजिए, यानी कि 22, 21,500। 21,500, ठीक है, कुल मिला के 6%। करेक्ट। ओके, 6% है। हम्म। 7 अप्रैल, ऑफ कोर्स 7 अप्रैल आपकी फर्स्ट एक्सपायरी अप्रैल की है, हाँ, उसके पहले की एक्सपायरी 30 मार्च की। हाँ, अब तो ऑलमोस्ट हमारा एक्सपायरी के इर्द गिर्द आ गए, 2 ही दिन बचे हैं। समझो 7 समझो अप्रैल कि की बात। 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल की 21,500 बेचेंगे, ठीक है, पुट तो बेचेंगे। आपके जो प्रीमियम आएगी, हम्म। उस प्रीमियम से आप 3 गुना हाँ, 21,500 इस 30th के खरीद सकते हैं। अच्छा, सेम स्ट्राइक प्राइस रहेगी, सिर्फ ये है कि आगे की सीरीज वीकली एक्सपायरी वाला बेचिए, इस वीकली एक्सपायरी वाला खरीदिए, करेक्ट सर? या 3 गुना खरीद। 3 गुना खरीदना है, इसके पीछे लॉजिक क्या ओके, है? लॉजिक ये है सर, अब ये ऑलमोस्ट प्रीमियम न्यूट्रल होगा अगर आप एक्सपायरी के पहले दिन करेंगे, करेक्ट। राइट। अगर 3 दिन निकल चुके हैं तो अभी तो आपको 5 गुना भी मिल जाएगा। इससे लॉजिक ये है कि समझो 20,500 पहुंच जाती है, न्यूक्लियर वॉर चालू हो गई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी को डरा नहीं रहा हूं, 20,500 आ गई, तो आपका जो एक क्वांटिटी 7 अप्रैल का है वो इन द मनी होगा 1,000 पॉइंट से। हम्म, उसकी टाइम वैल्यू के हिसाब से उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस होगा, अगर 20,500 हो गई तो 11,100 रुपए का प्राइस होगा, जो आपने बेचा हुआ है उसको खरीदने में आपको 1,100 रुपए लगेंगे। और ये जो 3 गुना खरीदा हुआ है आपने, उसके भी 1,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, तो इधर 3,000 का इनफ्लो आएगा, इधर 1,100 का आउटफ्लो जाएगा, हम्म। तो 1,900 रुपए आएंगे आपको। 1,000 पॉइंट की गिरावट पे आपकी स्ट्राइक के बाद 1,900 रुपए आएंगे, तो आज की लेवल से 20,500, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट आपके हेज हो जाएंगे, 1,900 पॉइंट आउट ऑफ द 2,500 रुपी फॉल। ये हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन 20,500 हो जाए और ग्राउंड इन्वेजन हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए। बट इसमें प्रीमियम न्यूट्रलिटी होगी, इसको आप रोल ओवर करते जाएंगे 5-7 हफ्ते, तो यू वुड बी एबल टू सेल थ्रू दिस। बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है, और बहुत गजब की दिमाग लगा के आपने स्टडी बनाई। देखिए, इस स्टडी को जो वीकली एक्सपायरी है, फॉर एग्जांपल हम 7 अप्रैल की बना रहे हैं, और अभी जो 30 मार्च को होगी ना ये वाली वीकली, तो मंडे को जो भी है, तो उस दिन तो ये स्ट्रेटजी एक बार तो क्लोज करनी पड़ेगी सर? बिल्कुल सर।
बिल्कुल। अब फिर वापस नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी नई सीरीज के पहले दिन बनेगी, बिल्कुल, से बुधवार सुबह के दिन, तो मंगलवार की रात आपकी अनहेज्ड रह जाएगी। एक्चुअली मंगलवार को ही आपको एक्सपायरी के पहले रोल करना होता है। अच्छा, वो ये मैं मंगलवार को करना बहुत पड़ेगा। हाँ, और बहुत सिंपलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। देखिए डेरिवेटिव में थोड़ी मैनेजमेंट तो लगती है। करेक्ट। ये मैंने बैक टेस्ट किए हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोलना। हुँ। अगर मार्केट आ जाती है 21,700 पे 30 को, तो प्रॉब्लम होगी, फिर रोल ओवर करना पड़ेगा, बट 21,700 आके रुक गई, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो सम डिग्री ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इज मैं समझ गया आपका रिक्वायर्ड। पॉइंट, बिल्कुल समझ गया। बहुत सही स्ट्रेटजी है। और अगर आप एक दिन की गैप रखें ही ना, वीकली एक्सपायरी के दिन ही नई स्ट्रेटजी अगले हफ्ते की बना लें, वो परफेक्ट है। और थोड़ा तो आपको जब इतनी आप बड़ी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो फिर आपको एक्टिवली मार्केट में देखना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया। कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया सीखने को मिला आज आपसे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज सर, धन्यवाद सुबह समय देने के लिए।